हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 का चैप्टर द इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं जो सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इस सेशन में उसको वापस इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। नेम से पता चल रहा होगा गाइस आपको, इंटरव्यू द इंटरव्यू नाम है चैप्टर का। सो जो इंटरव्यूज हम लेते हैं, इन सपोज करिए सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज होते हैं, टॉक शोज होते हैं, पर्सनालिटीज, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के इंटरव्यूज होते हैं, उसके बारे में बात होगी। चलिए देखते हैं क्या है। Thousands of celebrities have been interviewed over years। मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू होता है हर साल और होता आ रहा है। These interviews create their impression on us। ये जो इंटरव्यूज होते हैं, इन्हीं के थ्रू उनका इंप्रेशन हम लोगों पे पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली हम उनसे कभी बात नहीं कर पाते, सिर्फ मिल पाते हैं फैंस, लेकिन कुछ बात नहीं कर पाते। तो इन्हीं के थ्रू उनके बारे में हमें चीजें पता चलती हैं। But some things interviews are unwarranted intrusion in their lives or in their lives। ऐसा बोला गया है गाइस। अनवारंटेड इंट्रूशन का मतलब बेमतलब में इनसुटेबली दखल देना किसी की लाइफ में। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं। Umberto Eco considers that he is an academician first and a novelist later on। यहाँ पे जो Umberto Eco हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि मैं एक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पहले हूँ और नॉवलिस्ट बाद में। तो गाइज यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए, अभी इको के बारे में पता चल जाएगा आपको कौन है, पर वो ऐसा बोलते हैं कि मैं एक प्रोफेसर पहले हूँ। ही राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज ओकेजनली। वो संडेज को नॉवल लिखते हैं, तो उनको नॉवलिस्ट बोलना उनको अच्छा नहीं लगता, एज अ प्रोफेसर बोलना, एकेडमिक वर्क के लिए जानना उनको ज्यादा पसंद है। चलिए, कैरेक्टर्स इन द चैप्टर। फर्स्ट इज इंटरव्यूअर, यानी जो इंटरव्यू लेता है। तो इस चैप्टर में है क्या गाइस, आपको आगे मुकुंद पद्मानाभन जो इंटरव्यूअर हैं, ये इंटरव्यू ले रहे हैं किसका, इको का। तो इस चैप्टर में आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं उसके बारे में। इको कौन है देखते हैं। चलिए, अम्बर्टो इको, इटालियन नॉवेलिस्ट एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इंटरव्यूड बाय मुकुंद। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा समझने के लिए गाइस। जैसे नायक मूवी है, आप लोगों ने देखी होगी, अनिल कपूर की और अमरीश पुरी की। तो अमरीश पुरी जो है वो कौन है यहाँ पे, अम्बर्टो इको। उनका इंटरव्यू हो रहा है, उनकी तरह कैरेक्टर नहीं है, उनके जैसा बिहेव नहीं करते, अच्छे हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर है ये चैप्टर के, पर एज अ जस्ट समझा रहे हैं। तो ये इंटरव्यूड यानी ये इंटरव्यू हो रहा है इनका, और इंटरव्यूअर यानी अनिल कपूर कौन है, मुकुंद। यहाँ पे समझ में आया गाइस। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का जो कॉमन प्लेस, मेन एक तरीके से सेंटर बन गया है क्या, इंटरव्यू। चलिए, एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। यहाँ पे बोला गया है कोई जो भी पढ़ा लिखा है उसने कभी ना कभी तो कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा ही है। 1000 celebrities have been interviewed over the years। 1000 से ज्यादा और 1000 celebrities हर साल और काफी सालों से इंटरव्यूज उनका होता हुआ आ रहा है। बट क्रिटिक्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यूज। यहाँ पे ऐसा बोला गया जो क्रिटिक्स हैं उनका जो ओपिनियन है इंटरव्यू को लेके वो अलग अलग है। क्या है देखते हैं। द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे ऐसा बोला गया है गाइस, जो इंटरव्यूअर होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो और इन्फ्लुएंस करता है वो लोगों को, क्योंकि गाइस हम लोग बहुत सारी चीजें उन्हीं के थ्रू पता चलती है, उन्हीं के थ्रू हम लोग सीखते हैं। सो सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू अच्छा होगा या बुरा, सो वो काफी चीजें हाथ में होती है किसके, इंटरव्यूअर के। सो इसलिए उनको एक अच्छी पोजीशन दी हुई है और उनको बोला गया है कि काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम कंसीडर इंटरव्यू एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो कुछ लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि इंटरव्यू क्या है, एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें सच पता चलता है। When one man asks questions and the other answers, everything reaches us in the simplest form। मतलब अगर सामने देखिए एक जना क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके सामने वाला उसको आंसर कर रहा है, तो जो थर्ड पर्सन है उसको वो चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। Some celebrities considered it as an unwarranted intrusion in their lives। मैं आपको समझा चुका हूँ ये चीज। कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो क्या समझते हैं कि यार ये लोग बेमतलब में हमारी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं, ऐसा समझते हैं इंटरव्यूज को। चलिए, V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lost a part of themselves।
कुछ बार गाइस कुछ इंटरव्यूज अच्छे नहीं होते, वही एग्जांपल लेते हैं नायक फिल्म का। आप देखिए उनको बीच में काफी दुश्मनी हो गई थी अनिल कपूर एंड अमरीश पुरी की वजह से, अमरीश पुरी के बीच में, और अमरीश पुरी ने अपना जॉब यानी जो पीएम मिनिस्टर थे वो हटना पड़ा उनको उस इंटरव्यू की वजह से। सो ऐसा ही होता है। वीएस नायपॉल क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को बहुत असर पड़ता है किससे, इंटरव्यूज से, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना कुछ खो दिया है। H.G. Wells calls it an ordeal. Ordeal means अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था H.G. Wells का इंटरव्यू को लेके। Sayul below describes interview as thumbprints on his windpipe. अभी तक यानी वो ये बताना चाहते हैं इंटरव्यू का इतना असर है कि उनको प्रेशर लगता है इंटरव्यू की बात करने में। कैरोलीन रडयार्ड किपलिंग वाइफ्स, यानी कैरोलीन कौन है, रडयार्ड किपलिंग जो है राइटर, उनकी वाइफ है। राइट्स इन हर डायरी दैट देयर डे वाज रिग्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। तो लिखती है अपनी डायरी में क्या कि बॉस्टन के जो दो रिपोर्टर थे उनकी वजह से हमारा जो दिन था वो काफी खराब हो गया था। चलिए, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पे ये बोला गया गाइस ड्रॉबैक्स है इंटरव्यू के, बट फिर भी अभी बहुत चलने वाला बहुत फेमस मीडियम है कम्युनिकेशन का दो जनों के बीच में, क्या, इंटरव्यू। चलिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है गाइस, दो पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में है क्या, इसमें इंटरव्यू के फैक्ट्स, पॉजिटिव्स, ड्रॉबैक्स, ये चीजें दे रखे हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इको जो हमने पढ़े, कौन थे, अम्बर्टो इको, और नॉवलिस्ट थे, और मुकुंद के बीच का जो इंटरव्यू है वो दे रखा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। This is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें से थे मुकुंद, और इन दोनों के बीच का जो इंटरव्यू है उसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे दे रखा है। चलिए सॉरी। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas. ऐसा बोला गया है इंटरव्यू से पहले ही जो इको थे वो थोड़े अच्छे फेमस थे, रेपुटेशन थी उनकी एज अ स्कॉलर, उनके आइडियाज जो थे उसको लेके। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं वापस। द इंटरव्यूअर आस्क्ड अम्बर्टो हाउ ही कैन डू सो मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ। यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है यानी मुकुंद, वो इको से पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर सकते हैं। इको रिप्लाइज दैट ही हैज बीन डूइंग ओनली द सेम थिंग। तो इको जो है वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं सेम थिंग चीजें कर रहा हूँ बार बार, इसलिए मैं इतनी चीजें एक साथ कर सकता हूँ। देखते हैं ऐसा कैसे। ही हैज फिलोसॉफिकल का मीनिंग क्या है गाइस, नॉलेज ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, जो एक्चुअल में हो रही हैं चीजें उनकी नॉलेज रखना, उनके बारे में बात करना। इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माय एकेडमिक वर्क एंड माय नॉवेल्स। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं मुझे फिलोसॉफिकल में इंटरेस्ट है, तो और मैं क्या करता हूँ, मेरा जो एकेडमिक वर्क है और नॉवेल्स है उसी के बारे में लिखता हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को परस्यू कर पा रहा हूँ। Even his books for children are about non-violence and peace. So उनकी जो बुक है चिल्ड्रंस को लेके वो भी किसके ऊपर है, नॉन वायलेंस को एंड पीस के ऊपर है गाइस। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। His books reflect his philosophical interest. उनका जो इंटरेस्ट है फिलोसफी में, उनकी बुक्स वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। We have a lot of empty spaces in our lives. और इन आवर लिव्स, ऐसा बोला गया गाइस। एम्प्टी स्पेसेस क्या है, ये यहाँ पे कौन बोल रहा है, इको बोल रहे हैं। आई कॉल देम इंटरस्टेसेस। इंटरस्टेसेस अभी मतलब क्या है आपको समझ में आ जाएगा। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मतलब आप अपने यहाँ से मेरी जगह पे आ रहे हैं। यू आर वेटिंग इन एन एलिवेटर, आप एलिवेटर में वेट कर रहे हैं। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, आप एलिवेटर से आने के बाद फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे आ रहे हैं, सपोज करिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एन इंटरस्पेस, एन एम्प्टी स्पेस। इसको क्या बोला गया गाइस, एक एम्प्टी स्पेस बोला गया, यानी फ्री टाइम बोला गया एक तरीके से। जो हम पास टाइम करते हैं, मतलब टाइम पास करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, तो इको बोलना चाह रहे हैं मैं क्या करता हूं, इन एम्प्टी स्पेसेस में भी वर्क करता हूं। while waiting for you while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article। यहाँ पे इको बता रहे हैं कि जब आप एलिवेटर से फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आए
उतने में मैंने क्या करा, एक आर्टिकल लिख लिया। सो वो कैसे यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस का यूज करते हैं उन्होंने ये चीज बताई है इको ने। चलिए, द इंटरव्यूअर सेड दैट नॉट एवरीवन कैन डू दैट, योर वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी। तो इंटरव्यूअर जो मुकुंद है वो यहाँ पे बोलते हैं कि हर कोई ये चीज नहीं कर सकता सर, एंड आपका जो वर्क है उसमें आपकी एक पर्सनल क्वालिटी, प्लेफुल क्वालिटी शो होती है। चलिए, Eco said, when I presented my first doctoral dissertation in Italy. Dissertation का मीनिंग क्या है गाइस? थीसिस। आप वर्क देख लीजिए, आर्टिकल्स लिखना, लेटर्स लिखना, ये सारी चीजें। तो डॉक्टोरल पार्ट यानी आप आगे की जब पढ़ाई करते हैं पीएचडी एंड ऑल, तो आपको थीसिस सबमिट करने पड़ते हैं, तो ये उसकी बात होती है। One of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject. यहाँ पे एक प्रोफेसर जो थे उन्होंने उस टाइम पे बोला कि स्कॉलर्स क्या करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, देन वो गलत फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन दे करेक्ट देम, देन वो उन चीजों को सही करते हैं, एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, देन जो चीज नहीं सही निकलती है उसका कंक्लूजन पुट अप करते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रारी, यानी यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है किसका, इको का और अदर्स का। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने क्या करा, अपनी रिसर्च की स्टोरी लोगों को बताई। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, इवन तुमने वो भी शो किया जो तुम लोगों ने मिस्टेक करी, जो आपने यानी इको ने मिस्टेक्स करी, जो ट्रायल्स करे तुमने, उसके बारे में भी लोगों को बताया है। चलिए, ही अप्रिशिएटेड इट, जो टीचर थे उन्होंने यहाँ पे इनको, प्रोफेसर थे, अप्रिशिएट किया। एज ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट, उन्होंने बोला और सोचा कि इको यहाँ पे सही थे। एंड वेंट ऑन पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक, सो इको ने क्या करा, अपना जो थीसिस थी, अपनी जो चीजें थी, उनको एज अ बुक कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज देख के जो उनके प्रोफेसर थे उनको काफी अच्छा लगा था। At that point, age 22, he, eco के बारे में बात हो रही है, understood scholarly books should be written the way I had done, यानी वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं स्कॉलरली जो बुक्स बनती हैं वो ऐसी ही बनी जानी चाहिए जैसी इको ने बनाई, यानी ट्रायल्स भी, एरर्स भी, वो भी शो होने चाहिए, उससे कुछ नया सीखने को लोगों को मिलेगा। चलिए, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, उसी के सामने आगे कंक्लूड किया गया बाय जो रिसर्च है उसकी स्टोरी बताते हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कैसे रिसर्च करी, वो सारी चीजें। दिस इज व्हाई माय एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट, यानी वो बोलना चाहते हैं, नरेटिव मींस बताना कि मैं ऐसे करते करते इस कंक्लूजन पे पहुंचा, तो वो यही चीज बोल रहे हैं कि इस तरीके से मेरे एसेज में ये चीजें होती है। चलिए, and this is why probably I started writing novels so late at age of 50 more or less, और इस वजह से इन्होंने इतनी लेट नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया। His dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist। वो यहाँ पे हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे उनके फ्रेंड कि उनको एसेइस्ट बोला जाता है और वो एसेइस्ट हैं, नॉवलिस्ट नहीं है। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, यहाँ पे इको के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने जो नॉवेल्स लिखना है वो एज अ एक्सीडेंट स्टार्ट किया। कैसे, देखते हैं। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, मतलब उनके पास कुछ नहीं था करने को एक दिन, तो उन्होंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन, वो यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि नॉवेल्स जो है उनका टेस्ट ऑफ नरेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि नॉवेल्स में वो अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ से मैं ऐसे किया, मैंने ऐसे चीजें करी, उसका रिजल्ट ये था, उसके एरर्स ये थे, इसका मतलब ये हो रहा है। चलिए, इंटरव्यूअर आस्क्ड, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक You went on to become famous after the publication of the name of the prose, मतलब वो एकेडमिक वर्क के लिए फेमस थे लेकिन इतने फेमस नहीं थे गाइस, क्योंकि सपोज करिए आप वो अपने थीसिस या इन चीजों के लिए फेमस है, लेकिन वो बुक्स हर कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन नॉवल मोस्ट ऑफ द लोग पढ़ते हैं, तो नॉवल की वजह से वो ज्यादा फेमस हुए थे। द नेम ऑफ द रोज, सॉरी गाइस, चलिए, you have written 5 novels against many more scholars' works of
नॉन फिक्शन एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। यहाँ पे जो मुकुंद है इंटरव्यूअर वो बोलते हैं उनसे पूछते हैं कि आपने 5 नॉवेल्स लिखी हैं अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलर वर्क्स, यानी जो स्कॉलर वर्क्स और बुक्स चल रही हैं उनके अगेंस्ट आपने लिखी है एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और ऐसा बोला गया इतने के अगेंस्ट आपने ये बुक्स लिखी हैं। इको बोलते हैं नहीं, ओवर 40 की मैंने 40 से ज्यादा के ऊपर लिखी है। इंटरव्यूअर यानी मुकुंद बोल रहे हैं मैनी पीपल कॉल यू नॉवलिस्ट, कि बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं, नॉवलिस्ट बोलते हैं। डज दैट बॉदर यू, क्या वो आपको परेशान करता है? यहाँ पे फिर इको क्या बोलते हैं, यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। यहाँ पे वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं इको कि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कंसीडर करता हूं, तो और मैं नॉवेल्स जो है वो संडेज को लिखता हूं, मेरा पर्टिकुलर वर्क जो है वो एज अ प्रोफेसर है, ऐसा इको खुद मानते हैं। चलिए, I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers। यहाँ पे वो बोलते हैं इनको कि मैं academic conference जो होती हैं उनमें participate करता हूँ, ना कि pen clubs, writers के यहाँ जाता हूँ, writers की conference या meetings में part लेता हूँ। I identify myself with the academic community। मैं academic community में part देता हूँ और अपने आप को वहां से आइडेंटिफाई करता हूँ। तो लोग अगर मुझे नॉवलिस्ट बोलते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। Novels reach a larger audience and I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics, study of science and signals। semiotics क्या है, साइंस और सिग्नल्स की स्टडी करना। तो देखिए इको ने क्या बोला है कि एज कंपेरिजन टू सीमियोटिक्स, इसके कंपैरिजन में नॉवेल्स ज्यादा बिकी हैं और नॉवेल्स को ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ये हमको पता है गाइस। सपोज करिए मैं एक मेरी अभी क्लास 12th की बुक निकाल रहा हूं, तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे ना उसको, पर अगर मैं नॉवल निकालूं तो चांसेस हैं कि क्लास 12th के, 11th के, 10th के या आगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जिसको भी वो नॉवल पसंद है वो रीड करे, तो नॉवल एक ज्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ लोगों के पास पहुंचती है। चलिए, इंटरव्यूअर द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल। यहाँ पे बोला गया, इंटरव्यूअर बोलते हैं कि नेम ऑफ द रोज है वो एक सीरियस नॉवल थी। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट इट इज ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, मतलब डिटेक्टिव सिटी डिटेक्टिव के ऊपर है और मेटाफिजिक्स में भी डील करती है। थियोलॉजी एंड मेडिइवल हिस्ट्री, मतलब बीच की हिस्ट्री, बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं बहुत ज्यादा नई भी नहीं, मीडियम बीच का पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री के बारे में बताया गया। Yet it enjoyed a huge mass audience, where you puzzled at all by this, मतलब फिर भी बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया और पढ़ा। क्या आप इस चीज से थोड़ा सा शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हुआ? इको क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग। यहाँ पे बोला गया गाइस, पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट हैं वो शौक होते हैं, मैं शौक नहीं था, क्योंकि उनको लगता है कभी कभार लोग ट्रैश चीजें पढ़ते हैं, लव स्टोरीज ज्यादा पढ़ते हैं, सीरियस रीडिंग सीरियस बुक्स नहीं पढ़ते। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, इतनी उनकी सेल हुई थी। So in a way I reached is only a small percentage of the readers as comparison to guys, पूरी population जितनी है उसके अकॉर्डिंग बोला गया ये कि उस हिसाब से मैं कम परसेंटेज पे ही पहुंचा हूं, पर फिर भी ये एज अ प्रॉफिट है क्योंकि 10 से मिलियन कॉपीज उन्होंने सोल्ड करी है। I myself at 9 p.m. after dinner want to see either मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ये दोनों क्या है गाइस, सीरीज है, सीरियल्स है एज अ डिटेक्टिव सीरियल्स, बट नॉट ऑल डे। तो इको बोलना चाह रहे हैं कि मैं भी रात को डिनर के बाद कभी कभार ऐसे सीरियल्स देखना पसंद करूंगा, पर हमेशा नहीं। इंटरव्यूअर कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल रिलेट एज इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिइवल हिस्ट्री दैट। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो उनसे पूछते हैं कि आपकी नॉवल का जो सक्सेस है, ह्यूज सक्सेस, क्या उसको ये बोला जा सकता है कि वो मेडिइवल यानी बीच की हिस्ट्री के बारे में दे रखा है इसलिए फेमस हुई? इको बोलते हैं दैट्स पॉसिबल बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, बट वो एक और स्टोरी के थ्रू इसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे माय अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव्ड माय बुक she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin।
यानी वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जहां पे उन्होंने सेल करी अमेरिका के जो पब्लिशर थी उनकी, वो खुश थी नॉवल को लेके, लेकिन वो सोच रही थी शायद ज्यादा से ज्यादा 3000 कॉपीज ही मैं सोल्ड कर पाऊंगी, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस। बट वहां पे 2 से 3 मिलियन यूएस मतलब कॉपीज यूएस में सोल्ड आउट हो गई, इतना उनकी बुक वहां पे चल गई। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। तो यहाँ पे इको बोलते हैं कि बुक की जो सक्सेस है वो एक मिस्ट्री है, उसको मैं क्रैक या कोई भी क्रैक नहीं कर पाया। नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज देन 10 years later it wouldn't have been the same। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि क्या पता मैं अगर 10 साल बाद या 10 साल पहले बुक को लिखता तो शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स या ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो उन्होंने ऐसा सोचा गाइस। सो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है गाइस, समरी एंड होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। इस वीडियो के बाद गाइस हमारी जो कंटिन्यू सीरीज है क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। फर्स्ट, who in today's world is your chief source of information about personalities। यहाँ पे बोला गया है गाइस कि आज के टाइम पे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है पर्सनालिटीज की, ऐसा मेन चीफ सोर्स कौन सा है। इन टूडेज वर्ल्ड द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। ये हम पढ़ चुके हैं, इंटरव्यू क्या बन गया, एक मेन सोर्स बन गया है जर्नलिज्म का। इट इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। तो पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज, उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन जाननी है तो ये एक मेन सोर्स है हमारे पास। Several thousand celebrities have been interviewed over the years। several thousand celebrities का हर साल इंटरव्यू होता है और होता आ रहा है। We get most vivid impression of them through interviews। उनका जो एक परफेक्ट इंप्रेशन होता है कि ये पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, वो हमें किसके थ्रू मिलता है, इंटरव्यूज के थ्रू ही मिलता है गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम इसके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो सीरीज में ऐड अप हो जाएगा। गाइस मेरी एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है वोकैबुलरी के ऊपर, उसमें डेली बेसिस के वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ईडियम से, प्लीज उसको कंटिन्यू वॉच करिएगा इसको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी, सीजीएल, एसएससी, सबके लिए डेली बेसिस आपको इंप्रूव कैसे करनी है अपनी इंग्लिश, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी काम आएगा 12th बोर्ड्स में, 11th में, 10th में कि आप लोग लिखोगे कैसे, वोकैबुलरी उससे आपकी इंक्रीज होगी। सो उसको देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं उसके। सो दिस इज माय बुक गाइस, लिटरेचर सेक्शन, सॉरी राइटिंग सेक्शन की बुक है ये। सो अगर आपको इसको परचेज करना है तो इसका कंटेंट जो है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अच्छी बुक है गाइस, आपको काफी हेल्प मिलेगी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। एवरीथिंग है इसमें, सब कुछ है, सारे राइटिंग सेक्शन के नोट्स हैं, प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सब कुछ है विद अ सैंपल पेपर ऑफ 2018। सो इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। सो गाइस दिस इज माय मेल आईडी, फोन नंबर। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।